नमस्कार। इकोनॉमिक्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर राजीव रंजन, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, देवघर कॉलेज देवघर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कितना पैसा कमाती है सरकार, अर्थात सरकार के आय के विभिन्न स्रोत क्या हैं। हम सब जानते हैं कि सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के किए जाने वाले कार्यों में आए दिन या दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है और इन तमाम कार्यों को, इन सारे कार्यों को करने के लिए, संपन्न करने के लिए बड़ी मात्रा में, काफ़ी मात्रा में या अत्यधिक मात्रा में धन की आवश्यकता होती है, जिसे सरकार कहाँ से अर्न करती है, कहाँ से अर्जित करती है, कहाँ से प्राप्त करती है। जिन जिन स्रोतों के माध्यम से सरकारें धन अर्जित करती है या आय प्राप्त करती है, इन्हीं स्रोतों को सार्वजनिक आय का स्रोत कहा जाता है। सार्वजनिक आय के स्रोतों को मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। कर आय, टैक्स जिसको हम लोग कहते हैं, रेवेन्यू जिसको हम लोग कहते हैं। कर सार्वजनिक आय का सबसे प्राचीनतम स्रोत है, सदियों से चला आ रहा है टैक्स के माध्यम से आय प्राप्त करना। आज भी, वर्तमान समय में भी सार्वजनिक आय का अधिकांश हिस्सा करों के रूप में ही प्राप्त होता है। कर या टैक्स राज्य की अनिवार्य रूप से चुकाई जाने वाली वह राशि है। सरकार करों से प्राप्त राशि को जन कल्याण में, पब्लिक वेलफेयर में या पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड कार्यों पर एक्सपेंस करती है या व्यय कर देती है। सामान्य तौर पर कर दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिसका भार वही व्यक्ति वहन करता है जिस पर वह लगाया जाता है, अर्थात कराघात व करापात एक ही व्यक्ति पर होता है। ऐसे करों में आयकर, मूल्य कर, संपत्ति कर, उपहार कर, व्यय कर आदि को शामिल किया जाता है। हम सभी विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का क्रय करते हैं, उपभोग करते हैं। हम जिस मकान में रहते हैं उसका टैक्स देते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के जो कर हैं, ये सभी प्रत्यक्ष कर हैं जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसी को उसका भुगतान करना होता है। ऐसे कर जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वही व्यक्ति को उसका वहन करना पड़ता है, तो हम इसको प्रत्यक्ष कर कहते हैं या डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। दूसरा है अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स या परोक्ष कर, वह कर होता है जिसका भुगतान एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है पर उसका भार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वहन किया जाता है। इस तरह के करों में
बिक्री कर जिसको हम लोग सेल टैक्स कहते हैं, तथा उत्पाद कर शामिल होता है। इस कर को विक्रेता तथा उत्पादक से वसूल किया जाता है, पर इसे ग्राहक तथा उपभोक्ता से वसूल कर लेते हैं। इस कर को विक्रेता से वसूल किया जाता है या उत्पादक से वसूल किया जाता है, पर वे लोग, विक्रेता लोग या उत्पादक लोग क्या करते हैं, इसे ग्राहक से तथा उपभोक्ता से वसूल करते हैं। मतलब वहन कौन कर रहा है, उपभोक्ता या ग्राहक, और भुगतान कौन कर रहा है, उत्पादक या विक्रेता। तो इस तरह के कर को अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। गैर कर भी होता है। वे समस्त आय के स्रोत जो कर की श्रेणी में नहीं आते हैं, टैक्स के श्रेणी में नहीं आते हैं, उन्हें गैर कर आय में शामिल किया जाता है। राज्य के कार्य क्षेत्र में विस्तार के साथ साथ आय के गैर कर स्रोतों में भी वृद्धि हुई है। सरकार के गैर कर आय के स्रोतों का इस प्रकार हम विश्लेषण करेंगे। पहला है शुल्क अथवा फीस। राज्य समाज को कुछ सेवाएं प्रदान करता है। हम सब जानते हैं कि सरकार द्वारा राज्य को कुछ सेवाएं प्रदान की जाती है, जिसके बदले वह पूर्ण अथवा आंशिक लागत प्राप्त करता है। इसे शुल्क कहा जाता है। जैसे आप महाविद्यालय में पढ़ाई करते हैं, आप उसके एवज में आंशिक शुल्क पे करते हैं। इस शुल्क का भुगतान अनिवार्य होते हैं, जैसे कॉलेज में ली जाने वाली फीस, कोर्ट फीस, रजिस्ट्रेशन फीस आदि। कर और शुल्क में अंतर है। देयर इज फार डिफरेंसेस बिटवीन टैक्स एंड फी। कर व्यक्तियों से बिना सुविधा के भी वसूल किए जाते हैं, जबकि शुल्क सुविधाओं का पारिश्रमिक होता है, यानी मेहनताना जिसको हम लोग कह सकते हैं। दूसरा है लाइसेंस शुल्क। शुल्क का भुगतान उस समय किया जाता है जब व्यक्ति शासकीय सेवाओं का उपयोग करता है, परंतु लाइसेंस शुल्क तब देना होता है जब किसी कार्य को सरकार स्वयं न करके अपने कार्य का संपादन किसी व्यक्ति अथवा संस्था को सौंप देती है। ऐसी दशा में कार्य करने वाले व्यक्ति से लाइसेंस शुल्क वसूल किया जाता है। तीसरा है जुर्माना एवं संपत्ति जब्त करना। यह सरकार की आय का प्रमुख स्रोत नहीं है। इस स्रोत से सरकार को पर्याप्त आय प्राप्त नहीं होती है। इस प्रकार की क्रियाओं से सरकार को उसी दशा में आय प्राप्त होती है जब कोई व्यक्ति सरकारी नियमों एवं कानूनों का उल्लंघन करता है या तोड़ता है। व्यक्ति बार बार इस प्रकार की वारदातों को न करे, इस दृष्टि से उस पर जुर्माना लगा दिया जाता है अथवा उस व्यक्ति की संपत्ति जब्त कर ली जाती है। चौथा है विशेष निर्धारण। विशेष निर्धारण से सरकार को प्रत्यक्ष आय प्राप्त होती है। ये निर्धारण किसी व्यक्ति की सुविधा पर नहीं, बल्कि जब परिस्थितियों में सुधार करना होता है, उस दशा में विशेष निर्धारण से आय प्राप्त की जाती है।
जैसे रेलवे में आप देखते हैं चेकिंग चल रहा है, ये दशा में विशेष सुधार के लिए WT लोग नहीं चले, इसलिए लोगों के अंदर एक वातावरण तैयार किया जाता है जिससे व्यवस्था में सुधार हो, लोग कॉन्शियस रहें, अवेयर रहें। पांचवा है सार्वजनिक उपक्रम। भारत सरकार द्वारा जनहित की दृष्टि से ऐसे उद्योगों का संचालन किया जाता है जो जोखिमपूर्ण तथा लाभप्रद नहीं होते। जोखिमपूर्ण उद्योगों के अलावा सरकार ऐसे उद्योगों का संचालन भी करती है जिनसे सरकार को लाभ भी प्राप्त नहीं होता है। जिनसे सरकार को लाभ प्राप्त होता है। इस तरह सार्वजनिक उपक्रम भी सरकार की आय प्राप्ति का मुख्य स्रोत है। छठा है उपहार एवं अनुदान। जैसा हमने चर्चा किया था कि उपहार कर भी होता है, गिफ्ट टैक्स। उपहार से अभिप्राय ऐसे भुगतान से है जो कि स्वेच्छा से किया जाता है। कुछ व्यक्ति दानशील प्रवृत्ति के होते हैं जो कि अस्पताल बनवाने, स्कूल खोलने, धर्मशाला बनवाने, गरीबों की सहायता प्रदान करने आदि कार्यों के लिए सरकार को उपहार या दान देते हैं। उदाहरण के लिए कोरोना महामारी से निपटने में रतन टाटा ने, मुकेश अंबानी ने, अक्षय कुमार ने, ऐसे कई लोग, कई नाम हैं जिन लोगों द्वारा दिया गया अनुदान जिसको हम लोग उपहार एवं अनुदान के रूप में मानते हैं। इसके साथ साथ केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को अनुदान दिया जाता है। वर्तमान में ऐसा अनुदान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी प्रचलन में है। विकसित राष्ट्र अविकसित राष्ट्रों को तकनीकी शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन, उद्योगों को सामाजिक कार्यों आदि के लिए या इन तमाम क्षेत्रों को, टेक्निकल एजुकेशन को डेवलप करना हो, इंडस्ट्री को डेवलप करना हो, सोशल वर्क कराना हो, आदि क्षेत्रों को विकसित करने के लिए अनुदान प्राप्त करते हैं। सातवां है महसूल। महसूल को आप समझते हैं, सरकार द्वारा महसूल का इस्तेमाल उन वस्तुओं के उपभोग पर किया जाता है जिनके उपभोग से सामाजिक बुराइयों को बल मिलता है। जैसे मद्यपान करना, उसी को महसूल कहते हैं। नशाखोरी, अनैतिकता को बढ़ावा मिलता है, स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है एवं कुशलता में कमी आती है। महसूल लगाने से ऐसी वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है जिसके कारण उपभोग में कमी आती है। जब वो स्वाभाविक है, हम जानते हैं मांग के नियम को कि जब वस्तु की कीमतें बढ़ती है तो मांग कम हो जाती है। तो ऐसी वस्तुओं की कीमतें बढ़ा दी जाती है सरकार द्वारा जिसके कारण उपभोग में कमी आती है। ऐसी वस्तुओं में मादक वस्तुएं शामिल हैं। नेक्स्ट है पत्र मुद्रा छापकर। किसी भी देश में नोट निर्गमन का अधिकार सरकार को प्राप्त होता है। हमारे देश में नोट निर्गमन मतलब नोट जारी करने का अधिकार। तो नोट जारी करने का जो कार्य है वह किसके जिम्मे है? रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। जब सरकार के व्यय प्राप्त आय से पूरे नहीं हो पाते हैं
तो सरकार नए नोट छापकर इन व्ययों को यानी खर्चों को पूरा करती है। नए नोटों के निर्गमन या जारी से सरकार की आय बढ़ती है। और अंतिम है सरकारी संपत्ति। सार्वजनिक संपत्ति पर सरकार का अधिकार होता है क्योंकि वह सरकार के अधीन होता है, वह सरकार का ही संपत्ति है। इन संपत्ति में प्राकृतिक संपदा जैसे हम लोग भूमि, वन, खान आदि को शामिल कर सकते हैं। सरकार अपनी इस संपत्ति को ठेकों आदि पर देकर या लगाकर या रॉयल्टी प्राप्त करती है। इसके अलावे सरकार संपत्ति को विक्रय करके भी धन प्राप्त कर सकती है। दोस्तों, उपरोक्त जितने प्रकार के हमने आयों का जिक्र किया या आय के स्रोतों का जिक्र किया, इससे स्पष्ट होता है कि कर ही सरकारी आय प्राप्ति के सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। टैक्स ही है जो सरकार को आय प्राप्त करने के लिए या सरकार को कमाने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। कुछ अर्थशास्त्री ऋण तथा नोट निर्गमन को सरकारी आय का स्रोत नहीं मानते हैं, क्योंकि ऋणों पर ब्याज सरकार को लौटाना पड़ता है एवं नोट निर्गमन अप्रत्यक्ष कर का ही दूसरा रूप है। इसलिए कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि नोट निर्गमन से सरकार की आय नहीं बढ़ाई जा सकती है। वैसे तो जीवन में हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ करना होता है, चाहे वह अभियंता हो या नेता हो, डॉक्टर हो या शिक्षक हो, व्यापारी हो या कारोबारी हो। समाज के हर व्यक्ति को कुछ न कुछ करना होता है। सरकार को भी कुछ करना पड़ता है। आय को प्राप्त करने के लिए जिन विभिन्न स्रोतों की चर्चा हमने की, उन सभी के माध्यमों से सरकार को आय प्राप्त करने के तरकीब ढूंढने होते हैं, जिससे सरकार अत्यधिक मात्रा में आय प्राप्त करती है। और जितना आय प्राप्त करती है सरकार, उसको पुनः समाज के कल्याण के लिए, राज्य के कल्याण के लिए, लोकहित के लिए, जनहित के लिए अर्थात पब्लिक वेलफेयर के लिए उस पैसे को खर्च करती है। इसलिए सरकार अपनी आय को सार्वजनिक आय कहती है, क्योंकि उसके लेखा जोखा, उसका हिसाब सार्वजनिक होता है। व्यक्तिगत आय को कोई सार्वजनिक नहीं करता कि हम कितना आय अर्जित करते हैं, कितना कमाते हैं, और किसी को पूछने का भी कानूनी अधिकार नहीं होता है। लेकिन सरकार के पास जितनी आय होती है, जिन जिन माध्यमों से जाती है, उसको जानने का अधिकार राज्य की जनता को, देश की जनता को है, और वह कानूनी अधिकार है कि आप उसको जान सकते हैं, और सरकारें भी उसको सार्वजनिक करती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद।